हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, तो ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एकदम बेसिक अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 8th लेक्चर वीडियो है। 7 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, एक सीक्वेंस में वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आप क्लास 11th के हैं या बीबीए के हैं या बीसीए, एमबीए या एमसीए के हैं, तो अगर बेसिक अकाउंटिंग आपको पढ़नी है या आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड बेसिक अकाउंटिंग पढ़नी है, या क्लास 11th के हैं, अभी आपने कॉमर्स लिया है, ऑप्ट किया है, तो ये जो लेक्चर वीडियो की जो सीरीज मैं बना रही हूँ ना बेसिक अकाउंटिंग की, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो जरूर इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको जरूर शेयर किया करिए। और अगर लेक्चर यूजफुल लगा करे ना तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताया भी करिए। ओके, तो चलिए फिर हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों आया, इसकी क्या जरूरत है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्या है, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है ये समझेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे, नेचर क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये समझेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताऊंगी। एंड उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है आईएफआरएस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है ये भी हम डिटेल में समझेंगे। इवन ये जो आईएफआरएस की बात करूं तो अभी मैं देख रही थी पेपर, ईपीएफओ का एग्जाम होता है। ठीक है, ईपीएफओ का एग्जाम होता है, तो उसका 2017 का जो क्वेश्चन पेपर मैं देख रही थी उसमें आईएफआरएस का फुल फॉर्म पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं वो भी इन बेसिक अकाउंटिंग जो है इसे मिस ना करे। कुछ भी कहीं से भी किसी का फुल फॉर्म या किस ईयर में फॉर्म हुआ था, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे 2017 में आईएफआरएस से क्वेश्चन आया, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया। फिर तो थोड़ा सा हम आईएफआरएस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्या थी, क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट आया, इसकी जरूरत क्या है। तो सबसे पहले जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होने लगा, जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा, तो क्या हुआ, डाइवर्सिटी आई, कई टाइप के बिजनेस आ गए, बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई, ग्लोबलाइजेशन हो गया। अब केवल इंडिया के लेवल पे नहीं, ग्लोबल हर कंट्री में, इवन कंट्री के लेवल पे नहीं, अब ग्लोबल लेवल पे बिजनेस होने लगे। एक कंट्री कि जो कंपनी है वो दूसरी कंट्री की कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करने लगी, लेन देन बिजनेस होने लगा। और अब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई किसी भी बिजनेस के मतलब एलिमेंट्स की अगर बात करें तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए तब ऐसी जरूरत महसूस हुई कि देयर शुड बी सम मिनिमम स्टैंडर्ड, यानी एक मिनिमम स्टैंडर्ड बनाया जाना चाहिए जो हर कंपनी फॉलो करे। देखिए, हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है, और हर कंपनी अगर अपने हिसाब से काम करेगी, अपने हिसाब से पीएल अकाउंट बनाए, अपने हिसाब से बैलेंस शीट बनाए, अपने हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करे, तो क्या दो कंपनीज के स्टेटमेंट को कंपेयर किया सकता है? नहीं किया जा सकता ना। तो इसीलिए जब बिजनेस बढ़ने लगा ना तो ऐसी जरूरत महसूस हुई कि देयर शुड बी सम मिनिमम स्टैंडर्ड, कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए जो ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, यानी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो उसको वो चीजें फॉलो करनी है, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, हर कोई कंपनी, हर कोई कंट्री के जो ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहे हैं वो उसको फॉलो करेगी। एंड तभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे वो क्या होंगे, वो रिलायबल होंगे, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं कि सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, और तभी वो रिलेवेंट होंगे। ठीक है, तभी वो अंडरस्टैंडेबिलिटी उनकी होगी, यानी तभी उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझा जा सकेगा। एंड तभी दो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर वो सेम तरीके से बने गए हैं, सेम रूल रेगुलेशन फॉलो करके बनाए गए हैं, सेम गाइडलाइन के तहत वो बनाए गए हैं, तभी उनको कंपेयर किया जा सकता है। तो इसीलिए जरूरत थी कि कुछ स्टैंडर्ड बनाया जाए, कोई मिनिमम रूल रेगुलेशन, कुछ गाइडलाइन बनाई जाए। तो इसीलिए जरूरत हुई कि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाए। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इसी के परिणाम स्वरूप, तो ये सारी चीजें थी, इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आईएएससी। आईएएससी मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। आईएएससी मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, जिसका नाम अब बदल गया है। ठीक है, आईएएससी मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, जिसका नाम अब बदल के क्या हो गया है, आईएफआरबी। आईएफआरबी, ये दिख रहा है स्क्रीन पे, आईएफआरबी यानी इंटरनेशनल
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड सेटअप किया गया 1973 में। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे अब ट्रेड होने लगे थे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसे होने चाहिए, तो इसलिए IASC यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी जो 1973 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, बट IASC का नाम अब बदल चुका है। अब ये क्या है? IFRB। IFRB इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड, जिसे 1973 में एस्टैब्लिश किया गया। नाम इसका अब ये बदल गया है, IFRB हो गया है। ठीक है, एंड ये 1973 में इसको इसी उद्देश्य से, इसी पर्पज से कि ये इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा, इस उद्देश्य से इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया। किसको एस्टैब्लिश किया गया? IASC को। ठीक है, बट इसका नाम अब बदल गया है, अब ये IFRB है। कब एस्टैब्लिश किया गया? 1973 में। ठीक, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ये जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था फॉर्मुलेट एंड पब्लिश द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करना, बनाना एंड उसको पब्लिश करना। ठीक है, एंड इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज किया जाएगा फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ल्ड वाइड लेवल पे। ठीक है, एंड इनका ये भी काम था, ये भी देखना कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे ये जो रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे हैं, वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए, मतलब हर कंट्री उसको फॉलो भी करे। तो ये काम किसका था? IFRB का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड। यही आया था EPFO के एग्जाम में 2017 के। ठीक है, कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये तो फुल फॉर्म तो अब दोबारा नहीं पूछेंगे, पर इसका ऑब्जेक्टिव या बाकी चीजें पूछी जा सकती है ना। तो यही इसका काम था, टू फॉर्मुलेट एंड पब्लिश द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे यूज किया जाए फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सेप्टेबल हो। ठीक, अब इंडिया की बात करते हैं, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे बात हो गई। अब इंडिया के लेवल पे बात करें तो हम जानते हैं ICAI। ICAI क्या है? ICAI है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ICAI का तो नाम सुना होगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एंड ICWAI। ठीक है, ICAI यहां पे लिखती हूँ, ICAI एंड ICWAI। अभी बच्चे बोलेंगे कि मैम ये नाम तो चेंज हो गया, तो अभी मैं उस पर आ रही हूँ। ठीक है, बट फिलहाल ICAI और ICWAI। ICWAI का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये दोनों बने इसके मेंबर, किसके? IFRB के मेंबर बने। IFRB के मेंबर बने कौन? ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड ICWAI इसके मेंबर बने। ठीक, अब एक बात और है, ICWAI का नाम अब चेंज हो चुका है। ठीक है, ये जो ICWAI है ना, इसका नाम अब चेंज हो चुका है। ठीक है, अब नाम क्या हो गया है बताइए? अब नाम क्या हो गया है? इसका नाम हो गया है ICMAI। ICMAI, ICMAI इज द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये अब इसका नाम हो गया है। तो ये दोनों ICMAI एंड ICAI बिकम द मेंबर ऑफ दिस कमिटी, इस IFRB के मेंबर बने। ठीक है, तो अब इंडिया में, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ, तो इंडिया में ICAI और ICMAI इसके मेंबर बने, और अब इनका काम था कि इंडिया के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना। ठीक है, देखिए इंडिया का लीगल सिस्टम अलग है, इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें हैं वो एकदम टोटली एज इट इज तो इंडिया में अप्लाई नहीं हो सकती ना। तो इंडिया में, इंडिया के लेवल के हिसाब से, इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के एंड इंडिया का जो लीगल सिस्टम है इसको ध्यान में रख करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना था। तो ये काम फिर किसको दिया गया? फिर ICAI ने इसी पर्पज से क्या एस्टैब्लिश किया? ASB। ASB इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एस्टैब्लिश किया। किसने? ICAI। ICAI ने क्या एस्टैब्लिश किया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कब? अप्रैल 1977 में एस्टैब्लिश किया। एंड इनको ये काम दिया गया, ASB को ये काम दिया गया कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से अकाउंटिंग के एरियाज हैं जहां पे डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो होती है। ठीक है, मतलब अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो होती है, तो इन एरियाज के लिए तो स्पेशली हमें रूल बनाना है, इस एरियाज के लिए तो स्पेशली हमें मिनिमम रूल स्टैंडर्ड बनाना है जो हर कंपनी फॉलो करे। ठीक है, और फिर ASB को ही काम दिया गया कि आपको बनाने हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडिया के लीगल सिस्टम को ध्यान में रख के, इंडिया का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसको ध्यान में रख के, प्लस इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको ध्यान में रख के आपको बनाना है। ठीक है, तो वही चीज मैंने लिखी है यहाँ पे, देखिए ICAI ने सेटअप किया ASB
अप्रैल 1977 में, जिनको काम दिया कि आप आइडेंटिफाई करिए एरिया, एक मिनट पहले लेती हूँ, हाँ, जिनको काम दिया किया कि आप आइडेंटिफाई करिए एरिया जहां पे ऑल्टरनेटिव एंड डाइवर्स प्रैक्टिसेस फॉलो होती है, एंड उनको काम दिया कि आपको ड्राफ्ट करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया के लीगल सिस्टम को ध्यान में रखे। ठीक है, तो एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने फाइनली क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इंटरनेशनल लेवल के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है प्लस इंडिया के जो लीगल सिस्टम है दोनों को ध्यान में रख के बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडिया के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया। ठीक है, अब ये कुछ फुल फॉर्म है जो पूछे जाते हैं तो मैंने अलग से लिख दिया है। आईएएससी जो अब आईएफआरबी है, इसका फुल फॉर्म। आईसीआई तो जानते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आईसीडब्ल्यूआई जो अब आईसीएमएआई हो गया है। एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, तो ये तो अब मैंने आपको बता दिया क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए। ठीक है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे काफी कुछ बता दिया, अब समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो गाइडलाइन है, इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन, ये गाइडलाइन है, मार्गदर्शन है, ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, ये GAAP हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये अकाउंटिंग के वो प्रिंसिपल, वो सिद्धांत हैं विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जो हर कंपनी को फॉलो करने हैं, जनरली एक्सेप्टेड हैं। और कब फॉलो करने हैं, इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब कंपनीज प्रिपेयर करेगी एंड प्रेजेंट करेगी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो ये कुछ सेट ऑफ गाइडलाइन है जो हर कंपनी को फॉलो करनी ही है। तो दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी अकाउंटिंग का कुछ स्टैंडर्ड, कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड है, जो कुछ मिनिमम लेवल का कुछ गाइडलाइन है, रूल है जो हर कंपनी को फॉलो करनी है। तो दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक और डेफिनेशन है कि ये क्या है, ये वो रूल है, ये वो प्रोसीजर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज रिलेटेड विद मेजरमेंट, जो किससे रिलेटेड है, मेजरमेंट से। यानी कोई भी अकाउंटिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे सपोज करिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री टॉपिक है या डेप्रिसिएशन, कोई भी टॉपिक है, तो उसमें कैसे मेजरमेंट करेंगे, उसका रिकॉग्निशन कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे, इससे रिलेटेड सारी बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताई गई है। ठीक है, कि अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी जैसे टॉपिक है ना, उसको कैसे मेजर करेंगे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे होगा, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, ये सब बताया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। ठीक है, एंड किसने इशू किया है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। काफी कुछ मैंने बता दिया, अब मैंने काफी कुछ बता दिया है, तो अब मैं आती हूँ फीचर्स पे। अगर अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है वो अगर समझ में आ गया है, तो अब फीचर्स में और ऑब्जेक्टिव में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो फीचर्स की बात करती हूँ। फीचर मतलब नेचर क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, तो सबसे पहला फीचर क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, दीज आर द गाइडलाइन, ये कुछ मार्गदर्शन होते हैं सो दैट द क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड। एक विश्वास करने लायक क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो गाइडलाइन होती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सबसे पहला फीचर क्या है, ये गाइडलाइन है फॉर मेकिंग द क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा जो इसका फीचर है वो क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का उद्देश्य क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का उद्देश्य है कि यूनिफॉर्मिटी आए, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा, हर कंपनी का एक जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बनाने का तरीका एक जैसा हो। ठीक है, एंड तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होंगे, तभी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, कोई फ्रॉड वगैरह कोई स्कैम नहीं होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेट होने के कम चांसेस होंगे, कंसिस्टेंसी होगी और तभी कंपेरेबिलिटी होगी। तो ये दूसरा फीचर। तीसरा फीचर क्या है, ये प्रिपेयर किए जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं कीपिंग इन व्यू द बिजनेस एनवायरमेंट। हर कंट्री का बिजनेस एनवायरमेंट अलग होता है, हर कंट्री का लीगल सिस्टम अलग होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख के उस कंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका तीसरा फीचर हो गया। चौथा फीचर क्या है कि इट इज मैंडेटरी इन नेचर, कंपलसरी है, हर कंपनी को वही तरीका फॉलो करना है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है। ठीक है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। तो ये अगला फीचर है। इसके बाद पांचवा फीचर क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, कि दिस इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है। देखिए बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होता है, कोई भी चीज फिक्स तो है नहीं, चेंज होता है, तो बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होता है, लॉज चेंज होते हैं,
ठीक है, नए लॉ आते हैं, पुराने अबॉलिश होते हैं, ऐसा भी तो होता है। तो जब चेंज आता है ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी देयर इज अ चांसेस कि चेंज आए। तो उसी के अकॉर्डिंग एक लिस्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। तो आप उसमें देखेंगे कि कुछ पुराने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अब उन्हें हटा लिया गया, अब उन्हें रिपील कर दिया गया है, उसकी जगह नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए हैं। तो वही इनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होता है, लीगल सिस्टम चेंज होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी मॉडिफिकेशन होते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स, ये फीचर हो गए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का उद्देश्य क्या है? तो कई बार अभी मैंने बात कर ली उद्देश्य की, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला जो पर्पस है, नीड है, ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, वो क्या है? बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इससे क्या होती है? बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और अच्छे से समझ पाते हैं अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बना है। और बनाना ही है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। तो पहली बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। दूसरा, मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। जो पहले कंपनी अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी, अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही थी, अब वो नहीं कर सकती हैं, ठीक है, वो कम हो गई हैं। तो वही है मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। तीसरा जो इसका उद्देश्य है वो क्या है? मीनिंगफुल कंपैरिजन। दो कंपनीज, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ठीक है, ये कंपनी सी है, इसका आप कंपैरिजन, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन तभी कर पाएंगे जब ये सेम तरीके से बनाई गई है, सेम पॉलिसी, सेम प्रैक्टिसेस, सेम मेथड को यूज करके बनाई गई हैं। तो वही है मीनिंगफुल कंपैरिजन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इनहांस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, अगर कंपनी डिस्क्लोज कर रही है कि उसको इतने का प्रॉफिट हुआ है, तो भाई हुआ है, रिलायबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके बनाए गए हैं, ठीक है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये ऑब्जेक्टिव थे। अब चलिए थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं IFRS। IFRS क्या है? IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। IFRS क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उन्हें क्या कहा जाता है? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो बेसिकली ये क्या है? ये वो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो किसने डेवलप किया है? IASB, जिसका नाम अब बदल गया है, ठीक है। किसने डेवलप किया है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाया है, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? समझ रहे होंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तो बहुत आसान है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि डेवलप करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सेप्टेबल हो, यानी पूरी कंट्री, जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी कंट्रीज की कंपनी है, वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करें। इससे क्या होगा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो इंप्रूव होगी, ठीक है। एंड इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जो IFRS है ना, इनको प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ सिद्धांत हैं, कुछ क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल्स हैं, उन पे बेस्ड है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसीलिए इनको कहा जाता है प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है IFRS के बारे में, IFRB के बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट फिर यहीं तक रखते हैं। तो आज हमने डिटेल में ये सारे टॉपिक डिस्कस किए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई होप अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, अब कोई डाउट होगा नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। ये सारे ही टॉपिक हमने डिटेल में आज डिस्कस किए हैं। तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में, उसको एडिट करने, पहले तो PPT बनाने में, फिर वीडियो रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में, अपलोड करने में, तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बस आपसे ये सपोर्ट चाहिए कि अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर किया करिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके ही जाया करिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।